सॉल्यूशन चैप्टर को 10 मिनट रिवाइज करना है तो ये बेस्ट वीडियो है। चलो ये करते हैं सॉल्यूशन का रिवीजन। देखो भाई सॉल्यूशन है क्या, पहले ये बात हमें समझनी होगी। सॉल्यूशन जो होता है मेनली दो चीज़ों के मिलने से बनता है, दो या दो से अधिक चीज़ों के मिक्सचर से बनता है। दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में मिला देते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट उसे कहेंगे जिसका मात्रा सबसे ज़्यादा होगा। जो सबसे ज़्यादा होगा उसे हम सॉल्वेंट बोल देंगे, जो सबसे कम होगा वो सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट मिनिमम होता है, सॉल्वेंट मैक्सिमम होता है। तो जाहिर सी बात है जो सबसे ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से उस सॉल्यूशन का नाम रखा जाएगा। जैसे गैसीय सॉल्यूशन आप कहना चाहते हैं तो उसमें गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी और यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट ही जो होता है, जो सॉल्वेंट होता है यही डिटरमाइन करता है कि फिजिकल स्टेट क्या होगी उस सॉल्यूशन की। जैसे फिजिकल स्टेट की बात करें, जैसे गैसीय सॉल्यूशन है तो गैसीय सॉल्यूशन में जाहिर सी बात है सॉल्वेंट में गैस ज़्यादा होंगे वहाँ पे। अगर सॉलिड सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो वहाँ पे सॉलिड की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। कुछ यहाँ पे जो होता है, कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सॉल्वेंट सॉल्यूशन का मिक्सचर। ये सॉल्यूशन ही एक प्रकार को चाहे दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाने से बनी हुई है। ये आता है, नीट में भी आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है। जैसे ब्रास है, कॉपर और जिंक के मिक्सचर से बना हुआ है। जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक और निकल इसके मिलने से बना हुआ है। ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन के मिलने से बना हुआ है। उसके बाद बात की तो कुछ चीज़ों का यूज़ भी दिया हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे बताया हुआ है एनसीईआरटी में कि अगर 1 पीपीएम का मतलब समझते हो पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन अगर फ्लोराइड आयन का यूज़ करते हो तो वो हमारे टूथ डिके यानी कि दांत को सड़ने में बचाता है। अगर 1.5 पीपीएम यूज़ करेंगे, अगर इससे अधिक करेंगे तो हमारा दांत सड़ने भी लगता है। और इससे भी ज़्यादा करेंगे हाई तो वो पॉइजन की तरह काम करेगा। एक ऐसा ही पॉइजन बनाया जाता है जैसे सोडियम फ्लोराइड होता है इसका नाम, जो कि रैट पॉइजन की तरह काम करता है। जो कि रैट पॉइजन की तरह कुछ कंसंट्रेशन टर्म है। जैसे अगर तुमको परसेंटेज वेट बाई वेट देखने को मिले तो इसका मतलब ये है कि वे मास ऑफ वो कंपोनेंट जिसका निकालना है आपको डिवाइड टोटल इंटू 100। लेकिन अगर एक्स परसेंटेज वेट बाई वेट लिखे, जैसे कि 10% वेट बाई वेट लिखे तो इसका मतलब कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर एक्स परसेंटेज वेट बाई वेट लिखा है तो एक्स ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर बात की जाए तुम्हारा, अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है कि एक्स ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। एक्स परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है कि एक्स ग्राम प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। मान लो कि 10% एल्कोहल का 10% एल्कोहल वेट बाई वॉल्यूम लिखा हुआ है तो इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी वहाँ अगर सॉल्व करोगे तो 10 ग्राम एल्कोहल होगा वहाँ पे 100 ml सॉल्यूशन में, तो वहाँ पे 10 ग्राम एल्कोहल होगे। और इसका जो होता है ना परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ये इसका जो होता है मेडिकल में ज़्यादा यूज होता है। मेडिकल फार्मेसी में कोई भी दवा का देखना, दवा के डिब्बी पे या दवा का जो भी पैकेट आता है उस पर देखना, दवा के पीछे ना ज़्यादातर एक्स परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में लिखा हुआ होता है, ज़्यादातर देखने को हमें मिलता है। अगर बात कीजिए अगर कहीं x% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखा है तो मतलब कि x ml प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। x परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब होता है। एक ऐसा ही कुछ एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, जैसे कि ये नीट में भी आया हुआ है सवाल कि 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन जो होता है ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का, वो एंटी फ्रीज की तरह काम करता है। इज़ यूज एज अ कार फॉर कूलिंग ऑफ इंजन। सिंपली कहे तो इंजन को कूल यानी ठंडा बनाए रखने के लिए कूलिंग की तरह ये काम करता है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्योंकि वैसे भी इंजन में पेट्रोल वेट्रोल होता है तो फायर भी पकड़ सकता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कूलिंग के लिए। अब यहाँ पर आ जाए तो थोड़ा हम देख सकते हैं
ये सब कंसंट्रेशन टर्म तुम्हें रटना ही होगा, क्योंकि भाई इस पर डायरेक्ट सवाल आते हैं। जैसे मोलालिटी है, मोलालिटी क्या है, तो मोलालिटी 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइड में 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर कहीं मोलारिटी दिया हुआ है, मोलारिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो ये फार्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। उसके बाद दूसरा फार्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 डिवाइड मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर कहीं भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया है, सॉल्वेंट दिया है और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा मोलालिटी का। मोलालिटी का तीसरा जो है फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे। अगर दिया हुआ है तो रख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बात याद रखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो केजी में होना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन में ग्राम में दिया रहेगा तो उसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड बाई 1000 करके। उसके बाद मोलालिटी का फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला है यहाँ पर 10xd डिवाइड मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट ये याद रखना है, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है। यहाँ पर सॉल्यूट है, यहाँ पर देखो सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, तो 10xd डिवाइड मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। 10x क्या है यहाँ पे, x जो है यहाँ पे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है, परसेंटेज वेट बाई वेट है, सॉरी परसेंटेज वेट बाई वेट है, ये लिख लीजिए आप लोग जैसे से बोल रहा हूँ। परसेंटेज वेट बाई वेट है, d यहाँ पे डेंसिटी है, यहाँ पर सॉल्यूट मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्वेश्चन में ml में दिया रहेगा, लीटर में आपको कन्वर्ट कर देना 1000 से डिवाइड करके। उसके बाद हम पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन कैसे निकालते हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन के लिए फॉर्मूला होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट या पार्ट ऑफ कंपोनेंट दिया हो, जैसे मोल दे दिया हो या कोई और टर्म में दे दिया हो तो वो उस चीज़ को रख देंगे, या वेट दिया है तो वेट रखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर वेट दिया है तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। 10⁶ लिख देंगे, यहाँ पे 10⁶ है, 10⁶ से मैनेज कर लेना भाई, 10⁶ है। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। अगर वेट नहीं दिया है, कोई और दिया है कंपोनेंट, तो वो कंपोनेंट रखेंगे जिस टर्म में दिया है, मोल के टर्म में दिया है तो मोल के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में दिया है तो वॉल्यूम के टर्म में, डिवाइड में टोटल कंपोनेंट और इंटू 10⁶। पार्ट्स पर बिलियन का भी वही, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। और इसका पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, इन सब चीज़ों का यूज़ जनरली हम पोल्यूटेंट को मेजर करने के लिए या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सी में यूज़ करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन, जितने भी मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस में मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट क्या होगा, 1 होगा। टोटल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, जितने भी कंपोनेंट दिया है ऑल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, ऑल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सबका सम का मोल फ्रैक्शन 1 होगा। मोल फ्रैक्शन यूजफुल है टू रिलेट सम फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे वेपर प्रेशर को कंसंट्रेशन से। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा, बस कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। दूसरा ये फार्मूला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल, सेम होता है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी का रेशियो लेते हैं उतना ही मोल फ्रैक्शन रेशियो होगा मोल्स का। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड मोल फ्रैक्शन बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। कोई भी कंपोनेंट है उसका रेशियो मोल फ्रैक्शन का उतना ही होगा जितना रेशियो मोल्स का। फिर रिपीट करता हूँ, जितना मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा उतना ही रेशियो ऑफ मोल्स भी होगा उस कंपोनेंट का। जिसमें भी वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जिसमें भी वॉल्यूम टर्म आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जैसे मोलारिटी हो गया, मोलारिटी में होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा।
मोलारिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जिसमें वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो इसको याद रखना। इससे सवाल नीट में 4-5 बार आए हुए हैं, जेई में भी आया हुआ है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कोई भी चीज़ किसी लिक्विड में कितना घुल सकता है। कोई भी चीज़ को हम जब किसी लिक्विड में घुलाते हैं तो उसके लिए हम सॉल्युबिलिटी टर्म यूज़ करते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी जो होता है, किसी चीज़ का घुलना किस बात पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर सॉलिड को आप लिक्विड सॉल्यूशन में घुला रहे हैं, अगर उसको डाल के मतलब उसको मिक्सअप करा रहे हैं, घुला रहे हैं, मतलब उसमें डाल के आप उसको घुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सॉलिड के लिए क्या होगा कि सॉलिड को अगर किसी लिक्विड सॉल्यूशन में डालोगे तो वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में जनरली टेम्परेचर ही दिया था, टेम्परेचर ही से पूछेगा सवाल। तो सॉलिड के लिए सॉल्युबिलिटी जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के। और याद रखें सॉलिड के लिए जो सॉल्युबिलिटी होता है वो एंडोथर्मिक होता है, मतलब इसमें आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है इसको सॉल्युबल बनाने के लिए, सॉल्युबिलिटी को बनाए रखने के लिए या सॉल्युबल बनाने के लिए या उसको घुलाने के लिए, सिंपल बात में बोले तो। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो गैसेस के लिए क्या होता है, गैसेस के लिए क्या होता है, फॉर गैसेस अगर गैस को आप लिक्विड में घुलाने की कोशिश कर रहे हो तो वो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। तो सॉल्युबिलिटी हम किसकी बात कर रहे हैं? गैसेस के लिए बात करें। याद रखना गैस को हम घुला रहे हैं यहाँ पे पानी में, तो सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू होगा प्रेशर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। यानी कि अगर आप जितना ज़्यादा अगर किसी लिक्विड में गैस को घुलाना चाहते हो तो जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे उतना ही घुलेगा वो गैस पानी के अंदर, चाहे किसी भी लिक्विड के अंदर। और जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल होगा। इसका एग्जांपल है जैसे हम लोग खरीदते हैं ठंडा, पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, उसमें जो ऐसे ही खोलते हैं तो गैस निकलती है, फीस की साउंड निकलती है। तो वो क्या होता है, वो हाई प्रेशर पर ना गैस को सील किया हुआ होता है। उससे क्या होगा कि ज़्यादा सॉल्युबल होता है। और फ्रीज में क्यों रखते हैं? हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा वो गैस सॉल्युबल होगा। तो इसलिए जो उसमें गैस जो होता है ना CO2 वो उतना ही ज़्यादा डिजॉल्व होता है। इसीलिए ठंडा को जो स्प्राइट कोका कोला है उसको हम फ्रीज में रखते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू KH/X, ये एक रिलेशन है। ये कहाँ से आया हुआ? तो ये हेनरी लॉ से। हेनरी लॉ कहता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस का ओवर सॉल्यूशन के ऊपर, यानी जैसे लिक्विड सॉल्यूशन है तो लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ही गैस सॉल्युबल होगा। ये तो मालूम चल ही गया है, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ही ज़्यादा गैस सॉल्युबल होगा। प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये हेनरी लॉ है, सिंपल। और प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का यहाँ पे ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन होगा, जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। और यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट की देख ली जाए तो यहाँ पे क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में याद रखना भाई, जो एक जैसा होता है वो आपस में घुल जाते हैं। जैसे पोलर है तो पोलर में घुल जाते हैं। जैसे पोलर की एग्जांपल दे, वाटर और एल्कोहल, ये आपस में घुल जाएंगे। लेकिन बेंजीन जो होता है वो नॉन पोलर होता है। आप आगे पढ़ोगे, बेंजीन जो होता है वो नॉन पोलर होता है। और एल्कोहल में अगर पानी में आप घुलाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं घुलेगा। नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में घुलेगा, पोलर होगा तो पोलर में घुलेगा, सिंपल बात। इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। जो लॉ की एक जगह लॉ लिख दिया हूँ, जितने भी लॉ है। जैसे हेनरी लॉ है तो वो कहता है कि पार्शियल प्रेशर गैस का जितना ज़्यादा लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर होगा उतना ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। और जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा होगा लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर उतना ही ज़्यादा वो सॉल्युबल होगा। तो इसका इक्वेशन भी बनता है कि प्रेशर इज इक्वल टू KH/X। तो डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे लिक्विड है ये और ये गैस का पार्टिकल है।
तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा इस लिक्विड में घुल जाएगा। जैसे वो स्प्राइट कोका कोला वाला एग्जाम्पल दिया ना, जितना ज़्यादा ऊपर उसको हाई प्रेशर पर बंद किया हुआ होता है ताकि ज़्यादा गैस घुल जाए। यही है हेनरी लॉ ही है। राउट लॉ की बात की है तो राउट लॉ क्या होता है? राउट लॉ स्पेशल केस ही होता है हेनरी लॉ का। इसमें कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये कह रहा है ना, जैसे कि दो लिक्विड है किसी सॉल्यूशन में, अब मान लो वो गर्म करने पर इवेपोरेट होते हैं, मतलब वेपर बनता है, भाप बनता है। तो जाहिर सी बात है ना, जो जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा उतना ही ज़्यादा वेपर बनेगा उसका सॉल्यूशन के ऊपर। लिक्विड सॉल्यूशन है, मान लो जैसे ये लिक्विड सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन है, तो इसमें जितना ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा ऊपर आएगा और उसका वो उतना ही ज़्यादा बनेगा। और गैस है, जितना ज़्यादा गैस बनेगा उतना ही ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। फिर से समझाता हूँ इसको। अब जैसे मान लीजिए लिक्विड है, इस लिक्विड को हम गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ इवेपोरेट होगा, गैस बनेगा। तो जो जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो जितना जल्दी उड़ जाएगा गैस, मतलब जितना जल्दी वो गैस के फॉर्म में बन जाएगा। तो जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा उतना ही ज़्यादा बनेगा, और जितना ज़्यादा बनेगा गैस वो उतना ही ज़्यादा उसका अमाउंट होगा। जो जितना वोलेटाइल होगा वो उतना ही गैस ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर बनेगा और उतना ही ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। जाहिर सी बात है, अगर मात्रा उसकी ज़्यादा है तो प्रेशर तो उसका ज़्यादा होगा ही। तो इसका फार्मूला है कि प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन। पी नॉट क्या है यहाँ पे? पी नॉट यहाँ पे प्योर कंपोनेंट है मोल फ्रैक्शन का, प्योर प्रेशर है। जैसे कि देखो लिक्विड, अगर कोई लिक्विड है, यहाँ पे मैं बताता हूँ यार, जैसे यहाँ पे दो कंपोनेंट को मिक्स किया था, जैसे मान लो वाटर प्लस में अल्कोहल का हमने मिक्स किया था, तो यहाँ पे सिर्फ हम अगर अल्कोहल को अकेले हम गर्म करके उसको हम जैसे गर्म करके वेपराइजेशन करते, तो यहाँ पे वही है कि मतलब प्योर अगर होता, प्योर किसी कंटेनर में होता और उसको वेपराइज करते, तो उस समय जो वेपर प्रेशर होता है प्योर के समय, वही वाला ले रहे हैं यहाँ पे। वैसे रिवीजन है भाई, उतना डिटेल थोड़ी पढ़ा सकते इसमें। इसके बाद डाल्टन लॉ ये कहता है कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज in container will be the sum of partial pressure of the component of the gas solution। जैसे कि कोई लिक्विड है, उसमें बहुत सारा कंपोनेंट है, जो वो वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, और अगर हीट करते हैं तो सब ऊपर गैस उसका बनेगा। तो वेपर प्रेशर में जितना भी गैस बनेगा ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर जितना भी वेपर प्रेशर बनेगा, जितना भी गैस बनेगा वेपोरेट होके, यानी कि इवेपोरेट होके जितना भी गैस बनेगा, उन सब का पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के बराबर होता है। जैसे मान लो यहाँ पे 4 या 5 वोल्टाइल कंपोनेंट है और इवेपोरेट होके बहुत सारा गैस बनाता है। तो जो सॉल्यूशन के ऊपर जितना भी यहाँ पे गैस है, ये टोटल प्रेशर कितना होगा इस गैस का, तो इन सब का वेपर प्रेशर, जितने भी 4 या 5 है, सबका वेपर प्रेशर का सम हम कर देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। और वहीं डाल्टन लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज इन कंटेनर विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। इसका फार्मूला होता है पी टोटल इज इक्वल P1 + P2 + P3। अगर आपसे पूछ दे मोल फ्रैक्शन पूछ दे वेपर फेज में, तो कुछ नहीं, ये पार्शियल वेपर प्रेशर, मान लो कोई गैस है, 2 गैस को मिला है 1 और 2 को, आपसे पूछ दे कि 1 का वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा किसमें, वेपर फेज में। किस में पूछे, वेपर फेज में पूछेगा तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। आपको पार्शियल प्रेशर दिया होगा, टोटल प्रेशर दिया होगा, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज आराम से निकल जाएगा।
बाई डिजॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट वेपर प्रेशर रिड्यूस होता है। जैसे मान लो कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है जो आसानी से हीट करने पर गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा था, बन जा रहा था आसानी से वोलेटाइल कन्वर्ट। उसका मान लो ये लिक्विड की पार्टिकल्स है। अगर जैसे ही हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते ही क्या होगा कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसके फ्री सरफेस पे आ जाएंगे। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होगा, इसके फ्री सरफेस पे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो एरिया वोलेटाइल कर रहा था वो कम हो गया। तो इसके कम होने से क्या होगा कि जो वेपर बनेगा वो भी कम होगा। तो कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर तो घट ही गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से। क्योंकि जैसे मान लो ये फिर से बताता हूँ, जैसे ही जैसे देखो ये पूरा कंटेनर है। इस कंटेनर में मान लो ये प्योर वोलेटाइल लिक्विड है, इसमें कुछ फटा हुआ नहीं है, प्योर वोलेटाइल है। जैसे मान लो अल्कोहल के हम मान लेते हैं। इसमें जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल डालेंगे इससे क्या होगा कि जो फ्री सरफेस पे जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये आके कवर कर लेंगे। वो कहाँ जाएंगे, यहीं पर नहीं जाएंगे। तो जैसे ही फ्री सरफेस इसका कवर हुआ तो कहीं ना कहीं वेपर पे जो प्रेशर था, पहले जो लिक्विड जो वोलेटाइल पार्टिकल थी जो वेपर बनाती थी, अब वो कहीं ना कहीं कम हो गई। क्योंकि इसका जो फ्री सरफेस है वो तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कवर कर लिया है। बस यहाँ तक सही है। उसके बाद बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे, आइडियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का होता है जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करे, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि डेल्टा एच मिक्सर का क्या होता है, जीरो होता है। डेल्टा एच मिक्सर का जीरो होता है। जैसे कि 1 लिक्विड और 2 लिक्विड, इन दोनों को आपस एक कंटेनर में मिलाते हैं तो इसके मिलाने से कोई भी हीट रिलीज नहीं होता है, ना ही हीट खर्च होता है। डेल्टा एच मिक्सर जीरो। और दूसरा है डेल्टा वी मिक्सर भी जीरो। जैसे कि ये एक लिक्विड है, ये 2 लिक्विड, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर V1 वॉल्यूम है और V2 वॉल्यूम है तो V1 प्लस V2 सिंपली ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं। इसका एग्जाम्पल रट लेना, जैसे भी रटना हो रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम फैमिली वाले जो होते हैं, जैसे एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ये हाइड्रोकार्बन है। ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन सेम फैमिली के हैं। बेंजीन टोल्यूइन सेम ही फैमिली के हैं। जो सेम फैमिली के होते हैं वहीं आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं या राउल्ट लॉ फॉलो करते हैं। और जो जैसे ए सॉल्यूट है और बी सॉल्यूशन है। जैसे ए और बी सॉल्यूशन है, जैसे ए सॉल्यूशन है और एक बी सॉल्यूशन है। और मान लो आपस में इन दोनों को मिलाते हैं तो ए बी सॉल्यूशन बनता है। तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए बी के, जो सॉल्यूशन बनाया है इन दोनों को मिला के, जितना इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन होगा उतना ही ए के बीच भी इंट्रैक्शन होगा और बी के बीच भी इंट्रैक्शन होगा। सेम इंट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच में उतना ही होगा जितना बी के बीच में होगा, जितना ए के बीच में होगा। इन सब में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होता है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसके 2 टाइप, पॉजिटिव डेविएशन और ये निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन ये जो है ये दोनों के लिए डेल्टा एस मिक्सर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव डेविएशन के लिए भी होता है, इसके लिए भी होता है। डेल्टा जी लेस देन 0 इन दोनों के लिए होता है। वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होती है, हाई होती है। इसमें क्या होती है, वेपर प्रेशर लो होती है। इसमें वेपर प्रेशर हाई होती है, इसमें वेपर प्रेशर लो होती है। ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि जैसे
मान लो सोल्यूशन है और बी भी सोल्यूशन है, इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो ए बी सोल्यूशन बनता है, ए बी सोल्यूशन बनता है। इसमें क्या होता है कि जो ए बी सोल्यूशन है, ए बी सोल्यूशन, इन दोनों को मिला के जो बना हुआ है, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ए बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसके ए और बी के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम होता है। इसमें जो ए बी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ए और बी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होता है, जिस कारण ये ज़्यादा वेपर बना देता है आफ्टर मेकिंग सॉल्यूशन बनने के बाद इसका ज़्यादा वेपर बनता है कंपेयर टू इन दोनों के। तो इसका एग्जाम्पल मेन इंपॉर्टेंट है इथेनॉल एसीटोन, यही एग्जाम्पल नहीं है, जितना लिखा हुआ है इतना ही आता है भाई, जाके पेपर उठा के देख लेना। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, यही दो एग्जाम्पल है। और निगेटिव डेविएशन की बात की जाए तो ए बी इंट्रैक्शन, ए सोल्यूशन है, ए और बी को जब हम मिलाते हैं तो ए बी सोल्यूशन बनता है, और ए और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू ए और बी, इसलिए वेपर जो होता है इसके केस में कम बनता है। इसका एग्जाम्पल है फिनोल, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। यहाँ तक तुम्हारा हो गया, यहाँ से 2 मिनट स्टॉप करता हूँ। यहाँ पर बात की जाए अब एजियोट्रॉप की, तो एजियोट्रॉप क्या है? जैसे कि मान लो ए सोल्यूशन है एक और बी सोल्यूशन है, ए कोई कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, लेकिन जब आपस में इन दोनों को मिलाते हैं तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ए बी मिक्सर बना तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये कॉमन हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कहो, फ्रीजिंग पॉइंट कहो, वो कॉमन होता है। जैसे मान लो ये पहले 90 डिग्री पे सेल्सियस पे बॉइल होता था, ये 75 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता था, लेकिन जब आपस में मिलाते हैं तो ये दोनों कॉमन ही, मतलब मान लो कि एवरेज 95% पे दोनों हो रहे थे, 95% पे, यानी कि जब दो सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं तो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। सबको नहीं, मतलब कुछ होता है, जैसे इथेनॉल प्लस वाटर का, नाइट्रिक एसिड और वाटर का, इन सब का। तो जब दो सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं और उसका बॉइलिंग पॉइंट कॉमन होता है, दोनों मिक्सचर का अगर बॉइलिंग पॉइंट कॉमन हो जाता है तो उसे हम एजियोट्रॉप बोलते हैं। और इसको अगर एजियोट्रॉप बोलते हैं, और जैसे ही ये इवेपोरेट होगा, जैसे में इनको गर्म करेंगे इवेपोरेट होगा, और जो वेपर बनेगा, वेपर में दोनों कंपोनेंट इक्वली होंगे, दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वली प्रेजेंट होंगे, और इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके दो टाइप होते हैं एजियोट्रॉप के, एक होता है मिनिमम एजियोट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम एजियोट्रॉप। जब दो मिक्सर को जब आपस में मिक्सअप कराते हैं, मतलब मिक्सिंग कराते हैं, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है कंपेयर टू जो पहले था। जैसे कि ए का 90 था और बी का मान लो 80 था। जब इसको आपस में मिलाते हैं तो इन दोनों से कम आ जाता है। जैसे इन दोनों मिलाने के बाद 80 डिग्री सेल्सियस आ गया, यानी ए से भी कम होगा और बी से भी कम होगा बॉइलिंग पॉइंट इनका। तो इसका एग्जांपल इथेनॉल और वाटर है। मैक्सिमम एजियोट्रॉप जस्ट वैसा ही है, जैसे ए मान लो 90 पे और बी 80 पे हो रहा था, जब दोनों को मिलाते हैं तो इन दोनों से हाई हो जाता है, दोनों से जैसे मान लो 95 हो गया, तो इससे भी ज़्यादा हो गया बॉइलिंग पॉइंट, इससे भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो मैक्सिमम एजियोट्रॉप। इसके केस में क्या होगा, जाहिर सी बात है कम वेपर बनेगा, इसमें ज़्यादा वेपर बनेगा। उसके बाद बात की जाए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पर, ये डिपेंड करती है सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भाई ये ऑडियो की तरह सुनो, ये उसी के लिए बनाया ही है। और ये डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ नेचर पर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है,
ये सारे क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लॉयरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में इतना ही बता सकते हैं कि सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर, नॉट नेचर पर। गैस कोई भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता। जैसे NaCl है, NaCl है तो 2 मिल टूटने के बाद Na+ में Cl- बनाएगा, इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 होगी। यह क्या है क्या नहीं है इसका नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, टूट कर कितना नंबर ऑफ पार्टिकल बना रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा भाई, तो ये पूछा जाएगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें कौन है। तो रिलेटिव लॉयरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा है रिलेटिव लॉयरिंग वेपर प्रेशर। इस पे फार्मूला बेस्ड सवाल आता है। रिलेटिव लॉयरिंग वेपर प्रेशर में चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइड बाई इनिशियल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। याद रखना, चेंज इन वेपर प्रेशर इनिशियली जो था और बाद में जो हुआ डिवाइड बाई इनिशियली इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला आता है Kb इंटू मोलैलिटी। Kb इंटू मोलैलिटी, Kb क्या है, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। वाटर के लिए 0.52 होता है, यह याद कर लेना। डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू एम। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा मोलैलिटी होगी, जाहिर सी बात है वो होनी भी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना ही ज़्यादा जो वोलेटाइल सरफेस है, फ्री सरफेस, उसको कवर करेगा। तो जैसा ही कवर करेगा तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर उस पर डिपेंड तो करेगा ही बॉइलिंग पॉइंट पे। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू होता है मोलैलिटी के। ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि फ्री सरफेस कवर कर लिया नॉन वोलेटाइल ने, तो जो पहले जहाँ पहले वोलेटाइल पार्टिकल हुआ करती थी अब वहाँ पे नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर तो कम होगा ही। अब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ाना पड़ेगा ही। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, Kf इंटू मोलैलिटी। फ्रीजिंग पॉइंट Kf इंटू मोलैलिटी। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, Kf इंटू मोलैलिटी। अब क्या होता है ना कि जैसे फ्रीजिंग में क्या होता है कि पार्टिकल जो होती है वो पास पास आ जाती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विड है, जैसे ही मैंने सॉल्यूट डाला तो कहीं ना कहीं लिक्विड आपस में तो पास पास ही आ रही है। जैसे ही लिक्विड डाला तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लिक्विड को पास पास ही ना होते जा रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर। इसको याद करना, फार्मूला ही बेस्ट आता है, थियोरेटिकल तो नहीं आता है उतना ज़्यादा। Kf इंटू मोलैलिटी। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और Kf की वैल्यू वाटर के लिए -1.86 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहेगा। सवाल में हमेशा Kf की वैल्यू और Kb की वैल्यू दिया रहेगा, उसका चिंता नहीं करने का। उसके बाद बात की जाए तुम्हारे ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना, यहाँ पर ध्यान से कन्फ्यूजन होता है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का मतलब है कि जहाँ पे कम सॉल्यूट है, यानी कि जहाँ पे कम सॉल्यूट है, सॉल्यूट की मात्रा कम है वहाँ से, या जहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, जैसे वाटर की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ से हाई कंसंट्रेशन तक जाएगी या लो कंसंट्रेशन। कन्फ्यूज हो गया, फिर से बताता हूँ एक एक करके। जैसे कि इस लिक्विड में रखा हुआ है 2 चीज़ें, यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा कम है और यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, तो जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल से हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल की तरफ होता है। बस इसमें यही याद रखना है। और दूसरा मैंने लिखा है हाई सॉल्वेंट से, जैसे कि मैंने तो वही ना बोला। और अगर ये मान लीजिए सॉलिड यहाँ पर कम था, यहाँ पर सॉलिड ज़्यादा था, तो लिक्विड बह रही थी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर सॉलिड कम है तो जाहिर सी बात है ना सॉल्वेंट ज़्यादा है, और यहाँ पे सॉल्वेंट कम है तो हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, या लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हैं। उसके बाद फार्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जैसे कहीं ऑस्मोसिस हो रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ लिक्विड जा रही है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ जा रही है, तो इस ऑस्मोसिस को हमें रोकना है। तो रोकने के लिए इधर प्रेशर लगाएंगे
तभी तो रुकेगा। तो जब हम इधर प्रेशर लगाएंगे सॉल्यूशन साइड जैसे प्रेशर लगाएंगे तो जितना प्रेशर लगाने पर ये ऑस्मोसिस रुक जाएगा तो उसे ही हम बोल देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्स्ट्रा प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस। फार्मूला इंपॉर्टेंट है मैन, पाई इज इक्वल टू CRT। इसमें फार्मूला पे ही आता है सवाल, पाई इज इक्वल टू CRT। अगर कोई सोल्यूशन है, मान लो ये सोल्यूशन A है और ये सोल्यूशन B है, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आइसोटोनिक बोलेंगे। एक का ज़्यादा है और एक का कम है तो जिसका ज़्यादा है उसको हम हाइपरटोनिक बोलेंगे और जिसका कम है उसको हम हाइपोटोनिक बोलते हैं। और याद रखना जिसका कम है इस यानी कि वहाँ पे छोड़ो, वहाँ पे उतना नहीं जाते, इतना ही याद रखो। उसके बाद ये वांट ऑफ फैक्टर आई क्या होता है, 1 प्लस में n-1 इंटू एक्स। ये किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन के लिए क्या आता है, 1 प्लस में 1/n-1 डिवाइड में एक इंटू एक्स। ये एसोसिएशन के लिए था। ये लेस देन 1 होता है, आई एसोसिएशन के लिए लेस देन 1 होता है और आई डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1 होता है। आई ग्रेटर देन 1 होता है। ये यही सवाल आएगा तो यहाँ से आएगा और यह इस फॉर्मूले पे आएगा। एन यहाँ पे क्या होता है, एन की वैल्यू जो जैसे मान लो NaCl है, टूट के क्या बना Na+Cl-। तो यहाँ पे कितने पार्टिकल बने, तो Na और Cl दो बने तो यहाँ पे n=2 वैल्यू हो जाएगी। यानी कोई सॉल्यूशन डिसोसिएट होने के बाद जितना बनता है, जैसे मान लो BaSO4 है तो चाहे BOH होल ट्वाइस है तो यहाँ पे इसको तोड़ने पर 3 बनेंगे तो यहाँ पे 3 रख देंगे। जितना डिसोसिएट होने के बाद बनेगा जितना डिसोसिएट होने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल बनेगा वो रखेंगे। और यहाँ भी वही है। I= दूसरा फार्मूला होता है नॉर्मल, जैसे मोलर आपको नॉर्मल मोलर मास दे देगा और एबनॉर्मल मोलर मास दे देगा और I कह देगा निकालने को, फार्मूला बैठा देना। दूसरा फार्मूला है कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दे देगा और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दे देगा तो अभी निकाल सकते हो। और यहाँ पे तुम्हारा और दूसरा कि टोटल नंबर ऑफ मोल जो डिसोसिएट हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ मोल इनिशियली दे देगा तो भी निकाल सकते हैं भाई। भले ही खराब या सही जैसा ही तुमको समझ आया कर दो लाइक।